हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द चैनल। आज हमारे चैनल में फिजिक्स क्लासेस के इस चैनल में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि क्लास 10th के भी वीडियोस चाहते हैं। तो इससे पहले तो 11th और 12th फिजिक्स की वीडियोस ही अपलोड हो रहे थे, आगे भी होंगे, पर आज हम क्लास 10th लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्लास 10th फिजिक्स में मेनली 4 चैप्टर्स रहते हैं, जिसमें पहले के दो चैप्टर एक सिंगल ब्रांच ऑफ फिजिक्स से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कोई भी साइंस का बुक देखे हो, क्लास 10th जो भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर तुम्हें मिलेगा, दैट इज दिस वन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ये चैप्टर पहले आएगा, फिर उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऐसे करके 4 चैप्टर्स फिजिक्स के रहते हैं। ओके, सो ये वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें पहले हमें जानना है। देखो, क्लास 9th तो पढ़ चुके हो, क्लास 9th में भी फिजिक्स पढ़े हो साइंस में। वहाँ पे चैप्टर्स कुछ ऐसे रहते हैं, मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी है। ये सब जो चैप्टर्स हैं, ये सभी चैप्टर्स फिजिक्स के एक सिंगल ब्रांच के अंडर में आते हैं। ओके, और उस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। उस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, वो चारों चैप्टर्स जो मैं अभी नाम लिया हूँ 9th क्लास के, वो सब आते हैं मैकेनिक्स के अंडर में। यहाँ पे 10th क्लास की फिजिक्स में पहले के जो 2 चैप्टर हैं, ये वाला चैप्टर पर्टिकुलर और एक इसके बाद जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर फिजिक्स के एक ब्रांच के अंडर में आते हैं और उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, सो ऑप्टिक्स क्या होगा? ऑप्टिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals with study of light and different phenomena involving light, ओके। तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट के बारे में पढ़ना ये पहली बार नहीं है किसी के लिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। ऑलरेडी लोअर क्लासेस से बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ते हुए आए हो। ओके, सो क्लास 8 में भी चैप्टर रहता है लाइट करके, वहाँ पे भी बहुत कुछ डिस्कशन हुआ रहता है लाइट्स के रिलेटेड। वही सब फिर से देखना है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी देखना है हमें। तो ऑप्टिक्स, ब्रांच का नाम है ऑप्टिक्स, इन विच we study about light, we study about different properties of light, different phenomena involving light, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना रहता है। और इस चैप्टर के जो टाइटल में ही देखो, 2 फेनोमेना का नाम लिखा है, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। और हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये 2 फेनोमेना पढ़ने हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे फेनोमेना होते हैं लाइट के, ये दोनों बस नहीं, हायर स्टडीज़ में और भी टाइप के फेनोमेना, या तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में ही ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ही और 1-2 टाइप के फेनोमेना को पढ़ना है। इस चैप्टर में बस यही 2 टाइप के फेनोमेना को हमें देखना है, लाइट से रिलेटेड फेनोमेना। तो लाइट को जो हम स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो एक और बात यहाँ पे हमारे नॉलेज के लिए, ये जो ब्रांच ऑप्टिक्स है, इसको हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ओके, एक होता है रे ऑप्टिक्स, जिसका दूसरा नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अनदर वन इज वेव ऑप्टिक्स, और उसका दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। ओके, फिजिकल ऑप्टिक्स।
तो ऐसे दो और ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, सब ब्रांचेस में। ऑप्टिक्स को हमने दो सब ब्रांच में डिवाइड कर दिया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है कि अगर हम लाइट को स्टडी करें, लाइट से जुड़े हुए डिफरेंट फेनोमेना को स्टडी करें, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज वी हैव टू कंसिडर लाइट एज अ रे। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। लाइट रे वाला प्रॉपर्टी रखता है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है। अगर ये मान के चलते हैं तो वो ब्रांच होगा रे ऑप्टिक्स। और हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये दो फेनोमेना पढ़ने हैं, हम इसी को ही इन्वॉल्व करके पढ़ेंगे, रे मान के ही चलेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंडर में ही लेके उसको पढ़ेंगे। पर हाँ, एडवांस्ड स्टडीज हुए हैं लाइट के बारे में, बहुत कुछ मालूम हुआ है। उसके बाद ऐसा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना, ये जो है, ये तुम लोग लोअर क्लासेस से ही पढ़े हो, लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, पढ़े हो ना। वो एक एक्सपेरिमेंट रहता है, देखना, वो कार्डबोर्ड दो ठो लेते हैं, होल करके रखते हैं, और एक सोर्स ऑफ लाइट रहता है, और अगर एक लाइन में होगा तो इधर से उधर दिखता है। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया कार्डबोर्ड, अगर वो दोनों होल एक लाइन में ऐसे नहीं है तो नहीं दिखता, तो उससे हम प्रूव करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। बट वो एक ओल्डेस्ट स्टडी है, मानेंगे नहीं मानेंगे ऐसा नहीं है, पर हाँ, कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए वो रे ऑप्टिक्स, वो स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट यूजफुल नहीं होता। तो बाद में जब एडवांस्ड लेवल में लाइट के बारे में मालूम हुआ और बहुत सारे फेनोमेना, तो लाइट को रे मान के हम कन्फाइन नहीं रह सकते। उसके बाद और कुछ नई थ्योरीज आई जिसमें ये कहा गया कि लाइट एक वेव है, लाइट इज अ वेव, एक टाइप का वेव है। इसके ऊपर भी बहुत स्टडीज हैं, हमारे कोर्स में नहीं है। 10th क्लास के कोर्स में मैक्सिमम रे ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स से जुड़े हुए कुछ ही बातें होती हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वेवलेंथ वगैरह ऐसे ऐसे बातें भी करना रहता है नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में लाइट को हम एक रे मानेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो हम रे ऑप्टिक्स के अंडर इन दोनों को पढ़ेंगे। इतना बात क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है ब्रांच ऑप्टिक्स। अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा चैप्टर है, दोनों फेनोमेना को एक्सप्लेन करना रहता है, दोनों फेनोमेना से जुड़े हुए बहुत सारे टर्म, मैथमेटिकल फॉर्मूले आते हैं, मिरर के बारे में, लेंस के बारे में पढ़ना रहता है, एक बिग चैप्टर है। ओके, सो ऑप्टिक्स समझ में आया। अब लाइट को डिफाइन करते हैं। लाइट सभी को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा लाइट को कैसे डिफाइन किया जाता है। एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation of or capacity of vision। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो देखने के लिए हेल्पफुल होता है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, क्लास 9th में एनर्जी वाला चैप्टर पढ़े हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक पढ़े हो, वहाँ पे पढ़े हो कि एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में मिलते हैं, उसमें से एक फॉर्म है लाइट। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि देखने के लिए काम में आता है, विजन का कैपेसिटी प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, डेफिनेशन कोई गलती नहीं है, हमारे 10th क्लास के लेवल में ये डेफिनेशन ठीक है, पर और भी एडवांस्ड लेवल का एक डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूँ, उसको नोट कर लेंगे। समझ में पूरी तरह से ना भी आए, आई होप आ ही जाएगा, ना भी आए तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है माइंड को, इसको अभी माइंड में रखेंगे। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, लाइट इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ये भी एक डेफिनेशन, और इसको हम मतलब मान के चलो कि ये ज़्यादा एडवांस्ड लेवल का डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम वेव के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ये डिफाइंड है कि नहीं? तो
तो जितने भी टाइप के वेव होते हैं ना, तो उनमें से एक ग्रुप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ग्रुप है। सुने हो ना, गामा रे सुने हो, यूवी रे सबके सब सुने हो, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो वेव्स, ऐसे ऐसे टर्म सुने हो, एक्स रेज, ये कुछ नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव का एक ग्रुप है जिसमें से बहुत सारे वेव्स रहते हैं। तो ये सब है। एक है विजिबल लाइट, उनमें से एक है विजिबल लाइट, जिसको हम लाइट कह रहे हैं। तो ये सभी वेव्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट होते हैं, ये हमें समझना है। ये जितने भी वेव्स के मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, यूवी रे हो गया, लाइट हो गया, ये सभी एक दूसरे से, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पर एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट होते हैं, तो अपने वेवलेंथ के थ्रू ये डिफरेंशिएट होते हैं। सबका अलग अलग वेवलेंथ रेंज है। लाइट का वेवलेंथ रेंज ये है, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ रेंज में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सब लाइट के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है जान लो, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम एक लेंथ का यूनिट है। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन ही मानेंगे, पर हाँ ये भी कुछ गलत नहीं है, ये भी डेफिनेशन है लाइट का। नोट कर देंगे दोनों को। अब आगे बढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में ये है। तो लाइट से जुड़े हुए मेन हमें दो फेनोमेना इस चैप्टर में पढ़ना रहता है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बोल देता हूँ लाइट से जुड़े हुए कुछ जानी सुनी बातें, अननोन नहीं। जैसे कि लाइट के सोर्सेस होते हैं, सभी को मालूम होगा। कुछ लुमिनस सोर्सेस हैं, कुछ नॉन लुमिनस सोर्सेस हैं। लुमिनस मतलब जिस सोर्स के पास खुद का ही लाइट है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दूसरे का लाइट से वो लाइट प्रोवाइड नहीं करता, अपना खुद का लाइट, ओन लाइट। जैसे कि सन है, सभी स्टार्स हैं, एक टॉर्च लाइट हम जलाते हैं, एक कैंडल जला दिए, ये सब लुमिनस सोर्सेस। पर मून हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स जो हमें दिखते हैं, इनके पास अपना लाइट नहीं है। सन के या डिफरेंट स्टार्स के, मतलब मेनली सन के लाइट से वो रिफ्लेक्ट होकर हमें उसका लाइट दिखता है, तो वो नॉन लुमिनस है, खुद का लाइट नहीं होता, एक नॉर्मल सी बात, ठीक, छोड़ो। नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल करने के लिए, लाइट जब आगे बढ़ता है तो ये एक्चुअली में एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ये वर्ड में लिख रहा हूं, लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल मतलब इसको मीडियम नेसेसरी नहीं होता ट्रैवल करने के लिए। मार्क माय वर्ड्स, 9th क्लास में साउंड पढ़े हो ना, साउंड भी एक वेव ही होता है, साउंड भी एक वेव है, पर हाँ इसको मीडियम नेसेसरी है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस कोई भी हो, पर मीडियम नेसेसरी है, तब जाके साउंड ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम में, फ्री स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहे हो। साउंड एक ऐसा वेव है जिसको मीडियम नेसेसरी है, तो ये एक मैकेनिकल वेव है, इसको हम मैकेनिकल वेव कहेंगे। पर लाइट इसको मीडियम नेसेसरी नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। दैट मीन्स मीडियम नेसेसरी नहीं है का ये मतलब नहीं है कि मीडियम दे दिए तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। मीडियम में भी ट्रैवल करता है, मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो मीडियम के थ्रू, डिफरेंट जो मीडियम्स होते हैं लाइट ट्रैवल कर पा रहा है जिसमें से, उसके थ्रू अगर देखें तो हम मीडियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे कि एक को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, सब कुछ सुने हो इसके बारे में, कुछ नया नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज के लिए फिर से रिपीट है, मान के चलो। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, एक होता है ओपैक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, और एक होता है ओपैक मीडियम। जिस मीडियम के थ्रू लाइट इजीली ट्रैवल करे, होल पार्ट ऑफ द लाइट ट्रैवल करे, उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। इजीली ट्रैवल करे, लाइट यहां से इजीली ट्रैवल करता है, होल पार्ट इसका ट्रैवल करता है। ओके, जैसे कि वैक्यूम खुद है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, देन ट्रांसल्यूसेंट,
यहाँ पे पार्टली, होल पार्ट यहाँ पे नहीं, पार्शियली, पार्शियली बेटर होगा वर्ड, पार्शियली लाइट ट्रैवल करता है, पूरा का पूरा नहीं। जैसे कि एक ग्लास का टुकड़ा ले आओ, उसको थोड़ा सा रफ कर दो, या डटी वाटर है, ठीक है ना, या फिर कोई डिफरेंट कलर्स का कुछ मतलब पेपर वगैरह चिपका के एक ग्लास को दिखाओ, लाइट पास करेगा पर पार्टली, होल पार्ट ट्रैवल नहीं करेगा। तो अगर पार्टली, पार्शियली ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहेंगे, और टोटली अगर ट्रैवल नहीं करता, ट्रैवल कर ही नहीं सकता जिस मीडियम से, जैसे कि नॉर्मली एक सॉलिड मीडियम यहीं पे चलो रख देते हैं, एक वुड का एक टुकड़ा ऐसे रख दिए, नहीं जाएगा लाइट उससे। तो जिस मीडियम से लाइट ट्रैवल कर ही नहीं सकता उसको हम कहते हैं ओपैक मीडियम, ठीक है। तो 3 डिफरेंट टाइप्स के मीडियम में हमने इसको डिवाइड कर दिया। कुछ और ये जानने लायक बातें अभी तक हम चैप्टर में असली में एंटर नहीं किए हैं, मतलब जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो पोर्शन है उसमें अभी तक हम एंटर नहीं किए हैं। स्टार्ट करें। ओके, चलो पहला वाला फिनोमेना स्टार्ट करते हैं। इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बहुत ईजी है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंट हम देखते हैं जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हम रेगुलरली देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मिरर देखते हैं ना, मिरर घर में क्या होता है, मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, देखेंगे मिरर ही है। रिफ्लेक्शन के बारे में हमें जो कुछ ये पढ़ना है ना, मेजॉरिटी पोर्शन मिरर के बारे में ही पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्ट करना, बाउंस बैक करना। तो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए पोलिश्ड लिख सकते हो, और शाइनिंग सरफेस, पोलिश्ड और शाइनिंग सरफेस, it bounces back to the same medium, bounces back to the same medium, ठीक है। कोई पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस में अगर लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ओके, जैसे कि देखो ये एक प्लेन मिरर ऐसे दिखाते हैं डायग्रामेटिकली, प्लेन मिरर को तुम्हारी बुक में होगा देखना, प्लेन मिरर को ऐसे डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। मतलब ऐसा मान लो, ये तो नहीं है फिर भी चलो ये मिरर है, ऐसे फेस देख रहे हो इस सरफेस से, मतलब ये कोटिंग है, यहाँ पे कोई ग्लास नहीं है, कोटिंग है ये, तो मैं ऐसे रखा हूँ, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे इसको, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा और ये कोटिंग है, ऐसे दिखाए हैं यहाँ पे 2D में दिखाई दिए हैं यहाँ पे। तो ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्लेन मिरर को मैं दिखाया हूँ। तो एक पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस है, जब लाइट इंसिडेंट होगा इस तरह से, ओके, लाइट का एक रे तो नहीं आ रहा है, किसी सोर्स से बहुत सारे रे आते हैं, चलो एक रे को ही दिखाते हैं। लाइट का एक रे आके ऐसे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, ऐसे एंटर नहीं कर जाएगा, वो बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, इस मीडियम के थ्रू वो लाइट आ रहा है, अब उसी मीडियम में वो बैक कर जाएगा। ओके, सो ये जो रे आ रहा है ना, चलो नाम दे देते हैं ए ओ, इसको हम क्या कहेंगे मालूम, इंसिडेंट रे कहेंगे, इंसिडेंट रे। ये आया ये रे, अब होना क्या है, यहां से इस तरह से बैक होगा, ऐसे ओ भी चलो इस पाथ में, फिर वो चलेगा आगे, मतलब रिफ्लेक्ट होके आएगा, बाउंस बैक होके आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द इंसिडेंट रे एओ, ओबी इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन हम इसी को कहेंगे, किसी शाइनिंग या पॉलिश सरफेस में लाइट ऐसे स्ट्राइक किया और फिर उसी मीडियम में बैक करके आ गया, बाउंस बैक करके, उसको हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे। ये फेनोमेना, ये जो हो रहा है प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल सिंपल सा कुछ जियोमेट्री देखो, ये ठीक है, ये सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इस पॉइंट पे, ये जो ओ पॉइंट है ना, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
क्लियर है? अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ओ पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है हम इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। सी द नेम्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ठीक है? अब देखो यहां पे एक एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ एन दिख रहा है, ये एंगल आई सिंबल दिया हूं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्मॉल आई नोटेशन लिया गया। और ये वाला जो एंगल है इसको स्मॉल आर चलो लिखते हैं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? इतना ज्योमेट्री, कुछ टर्म्स यहाँ पे जानने थे हमें, डिफरेंट रेज और दो एंगल। तो यही सब को यूज करते हुए रिफ्लेक्शन के लिए दो इंपोर्टेंट लॉ दिए गए हैं, दो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉ दिए गए हैं। इसको हम बोल रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनको हम बोल रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो हैं। पहला वाला है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल ही है, मेजरमेंट से जो ऑब्जर्व हुआ, मेजरमेंट से ये दिया गया है। हमेशा रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर सेम रहेंगे। दूसरा है लॉ, सी दिस, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल जो हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किए थे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो रे हैं, तीनों जो लाइंस हैं, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे जो गया और जो नॉर्मल ड्रॉ की थी, ये एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन में। ओके, कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ऐसा नॉर्मल है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्लेन में ही नॉर्मल को रहना होगा, एक ही प्लेन में। ठीक है? तो ये दोनों एक प्लेन में रहते हैं और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, इसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो आई इक्वल टू आर वाला लॉ है ना, अब ये बहुत यूज होने वाला है, बहुत। अब जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, मिरर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत काम में आएगा। आई इक्वल टू आर याद रखेंगे इसको। और एक बात, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ऐसा प्लेन ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, माइंड इट। अब हम आगे स्पेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे स्पेरिकल रहता है, स्पेरिकल, बस प्लेन सरफेस हो ये नेसेसरी नहीं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो, प्लेन हो या स्पेरिकल हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए वैलिड हैं। ये हम लॉज पढ़े हैं, आई इक्वल टू आर मेनली, ये वाला जो लॉ, ये दोनों टाइप के सरफेसेस के लिए होते हैं। ये बात को माइंड में रखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉर बोथ प्लेन सरफेसेस एंड स्पेरिकल सरफेसेस। ठीक है? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने के बाद देखो स्टेप बाय स्टेप करके जा रहे हैं। हमने जाना लाइट क्या है, फिर जाना रिफ्लेक्शन फेनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए कुछ ज्योमेट्री थोड़ा सा हमने देखा, कुछ टाइप्स के नेम्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल्स वगैरह। फिर उन्हीं को यूज करके हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, हमें जानना है अब इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग दे देंगे इसको, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर,
इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ये टॉपिक हम देखेंगे। मिरर के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। अभी प्लेन मिरर देखेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर में आएंगे। तो पहले प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। देखो डायग्रामेटिकली ऐसे हम दिखाते हैं प्लेन मिरर को, अभी बताया गया, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, सुनेंगे समझेंगे। इस चैप्टर में देखना, ये चैप्टर डिपेंड करता है एक चीज पे, वो है रे डायग्राम। किसके ऊपर? रे डायग्राम के ऊपर। अभी रे डायग्राम क्या है देखना, बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हुए हैं। जो फेनोमेना हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, बाद में मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बाद में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। और ये सब जो है इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम नेसेसरी थिंग है। अगर हमें रे डायग्राम बनाना सही से आ रहा है ना, तो हमें ये वाला रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन बहुत अच्छे से आ रहा है। रे डायग्राम देखना बार बार यूज हुआ इस चैप्टर में। तो यहाँ पे हम जैसे इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन मिरर के लिए, तो रे डायग्राम होगा ही होगा। चलो हम स्टार्ट ही करते हैं रे डायग्राम से। तो ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाते हैं। अभी हमें बताया गया कैसा है कि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वो कोटिंग होता है। तो ये प्लेन मिरर है। इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाते हैं? पहली बात, किसका इमेज? किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज। चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये। दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट है, उसके सामने हमने रखा, उसको ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बनेगा, बनता है इमेज प्लेन मिरर में, देखते हैं अपना इमेज देखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनेगा, वो देखेंगे हम कैसे बनेगा। कैसे बनेगा ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायग्राम को समझना होगा। देखो यहां पे एक बात, यहां से इमेज कब बनता है? देखो यहां से लाइट जाएगा, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा। अब ऑब्जेक्ट लाइट खुद सोर्स है, ये नेसेसरी नहीं है। किसी सोर्स से इस पे लाइट गिरा, फिर यहां से वो लाइट चला मिरर की ओर, मिरर में इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगा और इमेज बनेगा। देखो क्या होता है, लाइट ऐसे चला, सपोज ये एक रे ऑफ लाइट है। क्या उस ऑब्जेक्ट से एक ही रे चलेगा इमेज की, मिरर की ओर? नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेज चलेंगे, बहुत सारे रे ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, बहुत सारे रे ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर की ओर जाएंगे और सभी का रिफ्लेक्शन होगा। पर रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत सारे रेज को दिखाना नेसेसरी नहीं है, ओनली 2 रेज। कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें रफ बना देना डायग्राम अननेसेसरी, ओनली 2 रेज, ठीक है। तो ये पहला रे है, दिस इज वन इंसिडेंट रे। तो ये जैसे चला तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और रे लेके चलो। एक रे मैं इंसिडेंट ऐसे कराता हूं। ये मैं कैसे इंसिडेंट कराया हूं? ये मैं नॉर्मली इंसिडेंट कराया हूं, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर जो है एक रे है, ये रे सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, नॉर्मली ये इंसिडेंट हुआ है अलोंग द नॉर्मल। ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, अलोंग द नॉर्मल ये इंसिडेंट हो रहा है। तो इसका क्या होगा, सोचो क्या होगा। देखो ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये इसी पाथ में ही रिफ्लेक्ट करके आएगा। ऐसा क्यों हुआ ये समझना है, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए बच्चों, नहीं तो नहीं। डायग्राम ऐसा बनाया गया है, चलो हम कॉपी में ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके रट लेते हैं, नहीं नहीं, ये नहीं करना है, कोई मतलब का नहीं। समझना है ठीक से, कंसेप्ट समझना है, बहुत अच्छे से डायग्राम खुद बनाएंगे, रटना नहीं है डायग्राम को। ओके, ये एक रे लेके गए, रिफ्लेक्ट हुआ, ये दूसरा रे लेके गए, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। क्यों ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ समझो, क्योंकि हमें मालूम है I = R, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसे गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? हाँ 0 डिग्री है। अरे 0 डिग्री ही तो होगा, नॉर्मली जा रहा है ना।
इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे ही नॉर्मली गया है तो 0 डिग्री बनाया है नॉर्मल के साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो अगर रिफ्लेक्शन ऐसे या ऐसे हो जाए, क्या वो 0 डिग्री बनाएगा? नहीं बनाएगा। I इक्वल टू आर तो होना ही होना है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। तो I इक्वल टू आर कब होगा? जब इसी पाथ में वो बैक करेगा, तब जाके वो 0 डिग्री मेंटेन रहा। समझ में आ रहा है? तो जब नॉर्मली इंसिडेंट होगा ये इंसिडेंट रे, तो उसी पाथ में ही बैक करेगा। क्लियर है? तो देखो अब रिफ्लेक्टेड रे को देखो, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे बहुत सारे रेज आ सकते हैं, सभी वैसे अपने अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट होके आएंगे। अब क्या करते हैं, जब अगर हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कराएंगे, समझो यहाँ पे, जब हम रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कराएंगे कहीं पे, जब मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इफ रिफ्लेक्शन इज इन्वॉल्व्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन, देन at point where reflected rays meet after reflection, exactly there image will be formed। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे। रिफ्लेक्शन की बात ये है, रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करते हैं वहीं इमेज बन जाता है, ये प्रिंसिपल है। क्या रिफ्लेक्टेड रे मीट किया, जरा देखेंगे। ये तो ऐसे चला, ये तो ऐसे चला, मीट कहां किया? मीट नहीं कर रहा है। तो अगर मीट नहीं करेगा कहीं पे, तो चलो उसको हम वर्चुअली मीट कराते हैं। ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो, दोनों को ऐसे क्या किया, हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिए, दोनों रे को हमने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, तो कहीं पे तो मीट करेंगे। जब हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, एक्चुअल में मीट नहीं किए, वर्चुअली मीट किए। हमने डायग्रामेटिकली बैकवर्ड एक्सटेंड किया दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को, और कहीं ना कहीं पे जाके वो मीट किए। जहां पे मीट किए वहां पे बन जाएगा एक इमेज। डायग्रामेटिकली समझो प्रिंसिपल को हो क्या रहा है। इंसिडेंट रे दिखाओ, उसका रिफ्लेक्शन कराओ, रिफ्लेक्टेड रे को मीट कराओ। डायरेक्टली मीट करते हैं तो ठीक, नहीं भी करते हैं तो बैकवर्ड एक्सटेंड करके मीट कराओ। जहां मीट करेंगे वहां पे बनेगा इमेज। इस तरह से बनता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर में। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है, रिफ्लेक्टेड रे मीट किए जहां पे। सेम इसी तरह से चलो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का केस लेते हैं। केस लेते हैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो ये तुम्हारा मिरर हो गया, प्लेन मिरर, ठीक है। चलो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। नाम दे देते हैं ए बी। ए बी इज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए बी इज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अच्छा, इसका इमेज बनाएंगे। क्या करते हैं, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। एक पॉइंट था, दो रे लेके गए और इमेज बना दी। यहां पे हम दो पॉइंट लेंगे, एक ये टॉप पॉइंट ए और एक बॉटम पॉइंट बी, दो पॉइंट लेते हैं। पहला वाला पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे, देखो ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। एक ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, इसी पाथ में रिफ्लेक्ट होगा। इस पॉइंट से ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, इस पाथ में रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, वैसे ट्रीट कराते हैं इसको। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इसका इमेज कैसे बनेगा, बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो दोनों को। इसको मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड किया, यहाँ पे कहीं पे मीट किए तो यहाँ पे ए का इमेज बन गया ए डैश सपोज। इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करो, इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करो, यहाँ मीट किए, बन गया इसका इमेज। अब बी के लिए वही सेम, इसको ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करो, इसको भी ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करो, ठीक है। इसको ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करो, कहीं पे मीट किए तो ये बन गया बी डैश, बी का इमेज। अब ऐसे जोड़ दो, दिस इज द फाइनल इमेज। ऐसे इसका हर एक पॉइंट एक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और अपना इमेज बनाएगा। सभी इमेज को हमने जोड़ दिया, ये पूरा का पूरा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया।
टॉप पॉइंट बॉटम पॉइंट को लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला प्रिंसिपल यूज किए और इमेज हमने बनाया रे डायग्राम के थ्रू। तो रे डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए ठीक से समझ के। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू प्लेन मिरर में क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो इमेज बनता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेचर होते हैं, हमें उसको जानना है, समझना है ठीक से। इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, कुछ इंपॉर्टेंट नेचर। जैसे कि पहला वाला नेचर होता है सेम साइज के होंगे। कौन, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट जिस साइज का होगा इमेज भी उसी साइज का होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं क्या तुम्हारा फेस छोटा हो जाता है, क्या बड़ा हो जाता है? नहीं, जो साइज तुम्हारे फेस का है वही दिखाता है तुम्हें। सेम साइज के होंगे दोनों। दूसरे में आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा कहां से, मिरर से, वही होगा इमेज का डिस्टेंस मिरर से। Object distance is equal to image distance. The distance between object and mirror is equal to the distance between image and mirror. Object distance is equal to image distance. Clear है? Next, थर्ड पॉइंट, सेम साइज हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम हो गया। अब थर्ड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझेंगे इस पॉइंट को, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा फोकस करेंगे आप। वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो जो इमेजेस होते हैं ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से नोट करेंगे। इमेजेस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। ठीक है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। ओके, रियल मतलब अगर हम किसी इमेज को स्क्रीन में कैच कर सकें, माइंड इट, इफ एनी इमेज कैन बी कट ऑन ए स्क्रीन, अगर किसी स्क्रीन में उसको हम मतलब वो फॉर्म हो सकता, स्क्रीन में अगर कैच कर सकते हैं उसको हम कहते हैं रियल इमेज। कैन बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन में कैच कर सकते हैं। जैसे कि हम सिनेमा देखते हैं पर्दे पे, वो तो इमेजेस ही तो है ना, पर देख तो रहे हैं स्क्रीन में, है कि नहीं? तो वो एक रियल इमेज है। स्क्रीन में जो हम देखते हैं, कैमरा में फोटो उठाए, स्क्रीन में कैच हो गया, रियल इमेज वो बना। वर्चुअल मतलब जिसको हम स्क्रीन में कैच नहीं कर सकते, नोट कर लेंगे इसको, द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन में कैच नहीं हो सकता तो वो होता है वर्चुअल। ठीक है, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं अपना फेस, प्लेन मिरर में हमने देखा, क्या हम किसी स्क्रीन में दिखा सकते हैं उसको? नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो अगर स्क्रीन में कैच हो सकता है तो रियल, नहीं हो सकता है तो वर्चुअल। ये एक वे में रियल वर्चुअल बोलना। एक दूसरे वे में बोलें, किस वे में? रे डायग्राम के वे में। रे डायग्राम के वे में समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, रियल वर्चुअल को रे डायग्राम के वे में। देखो जब इमेज बना, अभी अभी जो हम देखें, इमेज जब बनाए हैं रे डायग्राम में, तो रिफ्लेक्टेड रे मीट करके बना इमेज, रिफ्लेक्टेड रे को मीट कराए तब जाके बना। हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टली मीट नहीं किया, ऐसा था ना, ऐसा हमारा प्लेन मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, ऐसे गया, ऐसे ही था। तो ये रिफ्लेक्टेड रे वो मीट नहीं किए कहीं पे भी। अगर मीट करते, डायरेक्टली अगर मीट करते तो रियल इमेज बनता। अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करके अगर इमेज बनाना पड़े, तो वो होता है वर्चुअल इमेज। रे डायग्राम के थ्रू समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टली मीट करके अगर इमेज बनता है तो रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर वो डायरेक्टली मीट ना करे, वर्चुअली मीट करे, बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद वो मीट करे, देन वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ये बात हमें ज्यादातर समझना है। इसके बाद एक और पॉइंट, अगर कोई इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगा, इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। अगर वो रियल है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड भी होगा। इन्वर्टेड मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा इमेज बनेगा, उल्टा इन्वर्टेड। तो अगर वो वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगा। कैसा होगा? इरेक्ट, सीधा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, सीधा। ठीक है ना? तो रियल के साथ इन्वर्टेड मस्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट
मस्ट। ओके, तो इमेज को हम कुछ इस तरह से भी डिवाइड करके बोल सकते हैं। प्लेन मिरर में ये बनता है, अभी अभी हमने डायग्राम से ही देखा, वर्चुअल बनता है। बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तब जाके ही इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम में दिखा पाओगे। दैट मीन्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, और ऐसा ही बनता है, हम देखते भी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ओके, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। मिरर देखते हो, तुम्हारा राइट हैंड देखना इमेज का लेफ्ट जैसा दिखेगा, तुम्हारा लेफ्ट हैंड इमेज का राइट जैसा दिखेगा, इसी को हम बोल रहे हैं लेटरली इन्वर्टेड। ओके, ऑब्जेक्ट्स राइट पार्ट अपीयर्स एज इमेज लेफ्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट पार्ट अपीयर्स एज इमेज राइट पार्ट, इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड होना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के। दीज आर द नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो रे डायग्राम के थ्रू समझना बहुत नेसेसरी है, माइंडफुली ये सब चीज़ें हम देखेंगे। रे डायग्राम स्टार्ट हो गया, अब चैप्टर में चलता ही रहेगा रे डायग्राम। रे डायग्राम को हम पीछे नहीं छोड़ सकते अब हम। ठीक है, क्लियर है इतना? प्लेन मिरर के बारे में पूरा कंप्लीट हुआ, रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कोर्स में। अब क्या दिया है देखना बुक में। अब प्लेन मिरर जैसे ही खत्म होता है, नेक्स्ट देता है स्पेरिकल मिरर, जिसके बाद होता है स्पेरिकल मिरर। क्या होता है? स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर खत्म हो गया, अब होगा स्पेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर में हमने देखा कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि प्लेन है, दूसरे और क्या है? कोटिंग है। ओके, स्पेरिकल मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये स्पेरिकल शेप का होगा। स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप का होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल शेप का होगा। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होगा। स्पेरिकल मिरर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कनकेव मतलब कुछ इस तरह से समझो, इस तरह से, ये कनकेव मिरर। ऐसे जो मैं दिखाया ना, ऐसे लाइंस लाइंस, ये कोटिंग वाला साइड है, इस तरफ कोटिंग है। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे रहना। ये तो मैं इसमें ऑन दिस प्लेन ऐसे लाइन करके दिखाया हूं, पर ये सरफेस है ऐसे ऐसे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये कोटिंग है। ठीक है, तो ये है कनकेव मिरर, इस तरह से। स्पेरिकली इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड कर्व्ड है, कर्व्ड इनवर्ड। स्पेरिकल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड है कनकेव में। कन्वेक्स ऐसा रहता है, देखो बच्चों, ऐसा रहता है कन्वेक्स, ये कोटिंग है। सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ये कनकेव, ये कन्वेक्स। स्पेरिकल मिरर्स दीज आर। ठीक है, कर्व्ड आउटवर्ड। तो 2 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, कनकेव और कन्वेक्स। ओके, अब हम इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं, दोनों टाइप के मिरर में इसके कुछ पार्ट्स। यहाँ पे दोनों का सेंटर पॉइंट, ये वाला सेंटर पॉइंट, इसमें भी ये वाला सेंटर पॉइंट, इनको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। सेंट्रल पॉइंट जो है मिरर का, जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोल। इसके बाद देखो, अब ये एक स्फीयर है कि नहीं? स्फीयर ही तो है, स्फीयर का एक पार्ट है, सॉरी, एक स्फीयर का पार्ट है। तो चलो ये स्फीयर का पार्ट है। इमेजिन करो ऐसे स्पेरिकल मिरर है और ये ऐसा एक पूरा स्फीयर उसका बना दिए।
ओके, स्फेरिकल मिरर ऐसे है, ऐसे स्फेरिकल मिरर है और इसको ऐसे पूरा करके इसका पूरा बड़ा सा एक स्फीयर हमने बना दिया। तो जब हमने स्फीयर बना दिया, ये है वो स्फीयर, तो स्फीयर का एक सेंटर होगा कि नहीं? स्फीयर का एक सेंटर होगा। ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। सी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्फीयर, और इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, ये उसका सेंटर। हम इन सेंटर्स को बोलते हैं, सी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर है तो रेडियस भी है, अब स्फीयर है ना, तो ये है रेडियस। ओके, आर ये रेडियस है, आर क्या कहेंगे इसको हम? ये जो आर में लिखा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर नोट करेंगे। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब एक एक्सिस यहां पे पढ़ते हैं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, दोनों को ज्वाइन करके ये जो लाइन है, दोनों को ज्वाइन करने वाला ये लाइन, दोनों को ज्वाइन करने वाला ये लाइन, इसको हम क्या कहते हैं मालूम? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ और पोल को जो ज्वाइन कर रहा है, ये पूरा का पूरा लाइन है। इस लाइन को, इस एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट्स कुछ जानना नेसेसरी था पहले, ठीक है। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखेंगे। ओके, इसके बाद इतना जानने के बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में और भी हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। अब मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन होगा। लाइट इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं? तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो कंसीडर करते हैं एक कनकेव मिरर। क्या है ये? एक कनकेव मिरर है। ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये है एक कन्वेक्स मिरर। क्या है? एक कन्वेक्स मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक इंसिडेंट रे आया किसी से, कहीं से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी लाइट सोर्स से, कहीं से भी एक इंसिडेंट रे ऐसे गिरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी इंसिडेंट करा देते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझेंगे ठीक से? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा। ओके, यहां पे रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा। हड़बड़ी नहीं करेंगे, रुको, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। यहां पे रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा। अरे ये क्या हो गया? ऐसा कैसे? यहां पे ऐसे क्यों? ऐसे, यहां पे ऐसे क्यों? समझना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चों। ऐसा कैसे होगा? इसमें क्यों उस तरफ गया और उसमें क्यों उस तरफ भाग गया? इस बात को भी ध्यान तो रखना होगा ना। सोचो 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 बच्चों, कैसे होगा ऐसा? यहाँ पे हमने क्यों दिखाया कि ये इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे ऐसे क्यों जा रहा है? देखो, ये जो लाइट ऐसे आ रहा है ना, इसको हम बोल रहे हैं कि लाइट कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्ज। बस ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसे भी अगर पैरेलल ले लेके चलूं तो ये भी ऐसे ही जाएगा, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पास आएंगे, कन्वर्ज होंगे। पता है, ये जो कनकेव मिरर है ना, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो हो रहा है, ये प्रोसेस कन्वर्ज नहीं, ये डाइवर्ज हो रहा है। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ओके, ये कनकेव मिरर, यहाँ पे लाइट क्या हुआ? कन्वर्ज हुआ, और कन्वेक्स में लाइट क्या हुआ? डाइवर्ज हुआ। ओके, चलो, हमें ये नहीं जानना है कि ये हुआ, हमें ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों इसमें डाइवर्ज नहीं हुआ, क्यों इसमें कन्वर्ज नहीं हुआ, उसी में ही क्यों कन्वर्ज, उसी में ही क्यों डाइवर्ज, तो समझेंगे ठीक से। ये इंसिडेंट रे है, यहां पे इंसिडेंट हुआ, ठीक। अब रिफ्लेक्शन है,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा। बताया गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉर बोथ प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर, प्लेन सरफेस स्फेरिकल सरफेस दोनों के लिए है। यहां पे भी ओबे करेगा, दैट मीन्स I इक्वल टू आर, उस पे माइंड मार्क करेंगे I इक्वल टू आर, इस चीज पे ध्यान देंगे। देखो कि अगर ये कन्वर्ज ना हुआ होता, ऐसा कैसे कन्वर्ज हो गया, नहीं ये डाइवर्ज हुआ है। चलो कोई बोले कि नहीं 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 ये डाइवर्ज हुआ है, ये डाइवर्ज हुआ है, ऐसे कन्वर्ज नहीं ऐसे गया है ये। तो देखो अब ये इंसिडेंट रे है, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे नॉर्मल हमें ड्रॉ करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, है कि नहीं। अब ये नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें, ये बात क्या हम समझें, मालूम होगा कुछ लोगों को मालूम नहीं भी होगा। तो समझो ऐसा प्लेन मिरर था, हमने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, किया था हमने, उसमें इजी है 90 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ कर दो नॉर्मल हो गया। पर स्पेरिकल में क्या केस है, कैसे नॉर्मल ड्रॉ करें। एक काम करना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके साथ उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना, ये है तुम्हारा नॉर्मल, ये नॉर्मल। एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस द रेडियस प्लेज द रोल ऑफ नॉर्मल फॉर स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई बात समझ में, इस चीज को जानना है। ये जो हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करो, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। स्पेरिकल मिरर का ये कंसेप्ट है, मान लो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और तो ये बन जाएगा तुम्हारा नॉर्मल। ओके, ये तुम्हारा नॉर्मल होगा, दोनों को ज्वाइन करो, ये लाइन है, इसको कहोगे नॉर्मल। ठीक है, ये वो टेंजेंट वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसी पॉइंट पे, तो वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर तो होता है ना, तो इस पर्टिकुलर इतने रीजन के लिए एक टेंजेंट इमेजिन करो, उसके साथ नॉर्मल, तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर ये जो परपेंडिकुलर लाइन यही है, परपेंडिकुलर लाइन वही है नॉर्मल इसका। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ज्वाइन करो, ये तुम्हारा नॉर्मल बन गया। तो यहाँ पे देखो अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या I इक्वल टू आर कहीं से भी दिख रहा है, क्या पॉसिबल हो रहा है डाइवर्ज होने से I इक्वल टू आर होना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करना पॉसिबल हो रहा है, नहीं, नहीं हो सकता। अगर हम डाइवर्ज दिखाएं, ऐसे कंट्राडिक्शन अगर दिखाएं, तो I इक्वल टू आर नहीं हो पाएगा, वायोलेट करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए I इक्वल टू आर तभी पॉसिबल है जब ये कन्वर्ज हो जाए, ऐसे कन्वर्ज होना चाहिए। तो ये I है, ये R है, तो I इक्वल टू आर अब पॉसिबल है, कन्वर्ज होना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे देखो इसी तरह से कंट्राडिक्शन, कैसे डाइवर्ज ना होके, चलो ये कन्वर्ज हो गया है, कन्वर्ज हो गया तो ये है I, है कि नहीं, ये I है, सॉरी ये नहीं है I, ये तुम्हारा नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो ये है I इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, तो ये है I नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये है R, वही सेम हो गया, R ग्रेटर देन I हो गया। देखो यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ, डाइवर्ज होगा तो ये होगा R, ऐसे डाइवर्ज होगा तो ये होगा R, तब जाके I इक्वल टू आर होगा पॉसिबल। समझ में आया। देखो फिर से रे डायग्राम, अब ये रे डायग्राम ही है जो हर चीज एक्सप्लेन कर दे रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्यों कन्वर्ज होगा, ये क्यों डाइवर्ज होगा, ये उसका कॉज है, भले ही तुम्हारे बुक में शायद नहीं दिया होगा एनसीईआरटी में। कंसेप्ट समझ जाओ बच्चों, क्यों कन्वर्जिंग क्यों डाइवर्जिंग। ठीक है, याद रखेंगे, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। हमने कुछ पार्ट्स देखा पोल के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हमने देखा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के बारे में भी सीखा। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट दोनों टाइप के मिरर के लिए, जिसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। कुछ बुक में प्रिंसिपल फोकस भी लिखा होगा, फोकस। ये भी एक पॉइंट है। ये सपोज कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों मिरर को अलग अलग से यूज करना होगा।
फोकस का एक सिंगल डेफिनेशन नहीं बोल सकते हम। कनकेव मिरर के लिए अलग डेफिनेशन, कन्वेक्स मिरर के लिए अलग डेफिनेशन फोकस का, ठीक है। कनकेव मिरर के लिए क्या है, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मार्क माय वर्ड्स एंड नोट इट डाउन, if incident ray is parallel to principal axis, then after reflection it will converge and meet principal axis at a point, कहीं ना कहीं पे जाके principal axis को meet करेगा, जहां पे meet किया वो होगा फोकस। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कनकेव मिरर में कन्वर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को टच किया है उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस ऑफ दिस कनकेव मिरर। कन्वेक्स में क्या है देखो, उसी तरह से अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डाइवर्ज होना है, मीट तो करेगा नहीं प्रिंसिपल एक्सिस को। तो अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, जहां पे मीट करेगा वो होगा उसका फोकस। मतलब एपियर होगा कि फोकस से वो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, फोकस से वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे डाइवर्ज होके जा रहा है, निकल के आ रहा है, एपियर होगा ऐसे। ओके, तो दोनों में डिफाइन करेंगे फोकस को। तो कनकेव में है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट किया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसको हमने कहा फोकस ऑफ दैट कनकेव मिरर। एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it will be diverged, and if we extend the reflected ray backward, then it will meet the principal axis at a point. That point is known as focus of the convex mirror। ठीक है, अब देखो यहां पे पोल है, पोल से फोकस तक इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ओके, पोल टू फोकस, पोल टू फोकस इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एक रिलेशन यहां पे हम याद रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। इसको याद रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, फोकल लेंथ का डबल होता है, आर इक्वल टू 2f। तो ये फोकस के बारे में है। तो हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में, जो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स है, हमने सबके बारे में यहाँ पे जाना। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का कंसेप्ट भी हमने सीखा, और हमने देखा कि फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन को हमने यहाँ पे देखा। अब उसी काम पे फिर लग जाते हैं जो हमने प्लेन मिरर में किया था। क्या किया था? पहले हमने मिरर को जाना, हाँ, कुछ रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है उसको हमने देखा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के बाद हमने देखा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन को हमने देखा रे डायग्राम के थ्रू। अब स्फेरिकल मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन होता है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो इमेज फॉर्मेशन भी होगा। तो हमें स्फेरिकल मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन को जानना है। अब स्फेरिकल मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। सीरीज इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में, दोनों मिरर में सेपरेटली देखेंगे रे डायग्राम्स को। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन हम रे डायग्राम के थ्रू ही जानेंगे। तो रे डायग्राम बनाने का कुछ रूल है, रूल को समझेंगे ठीक से। और अगर रूल्स हमें मालूम है तो हम रे डायग्राम इजीली बना पाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, रे डायग्राम बुक को देख के प्रैक्टिस करते हुए रटना नहीं है, रे डायग्राम बनाना सीखना है। अगर हम रूल जान जाएंगे तो रे डायग्राम बनाना आ जाएगा। रूल देखो, कुछ कनकेव मिरर है, जैसे अगर कनकेव मिरर है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करते हुए आएगा। अभी अभी हमने देखा फोकस के डेफिनेशन में, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली इट विल कम थ्रू द फोकस। ओके, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कनकेव मिरर के केस में, अगर इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए जाए, सीधीस अगर इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए जाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल आएगा। देखो, पैरेलल गया, फोकस से होते आया, फोकस से गया, पैरेलल आएगा रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद अगर इंसिडेंट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए, सीधे ये फोकस से होते जा रहा था, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर इंसिडेंट रे जाए तो उसी पाथ में बैक करता है, उसी पाथ में बैक करेगा। पूरा लॉजिकल है ये बात। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली जाए तो नॉर्मली बैक करता है। अब ये नॉर्मल ही तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए हैं, यही नॉर्मल है इस पॉइंट पे, तो नॉर्मली जा रहा है रे तो उसी पाथ में वो वापस आएगा। ऑब्वियसली बात है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी नॉर्मल प्लेन मिरर में। तो ये 3 रूल हमें मान के चलना है, तो रे डायग्राम बनाना बहुत ईजी होगा हमारे लिए। ये दूसरा, ये तीसरा, 3 रूल है। ठीक है, रूल्स जान गए। अब इमेज फॉर्मेशन 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले कनकेव मिरर में, फिर कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे। देखना तुम्हारे बुक में भी मस्त पूरा डायग्राम दिया है, टेबुलर फॉर्म में पूरा अरेंज करके लिख दिया है। कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, उसका साइज क्या होगा, ओके, ये सब का एक पूरा टेबुलर फॉर्म में दे दिया रहता है। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सेम, दोनों का साइज सेम, वर्चुअल इरेक्ट, ये सब नेचर फिक्स्ड था। पर यहां पे ऐसा नहीं है, कनकेव मिरर ही होगा, पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इमेज कैसा बनना है, कहां बनना है। इसलिए अलग अलग केसेस हैं। तो कनकेव मिरर के लिए पहले हम देखेंगे कनकेव मिरर का केस, और तुम्हारे बुक में देख लेना 6 डिफरेंट केसेस हैं, 6 डिफरेंट केसेस। पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट, पहला केस है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, मिरर से बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ऐसा है, डायग्रामेटिकली देखो, ये तुम्हारा कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर ही पढ़ रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, नहीं दिखा सकते, इन्फिनिटी पे है तो डायग्राम में कैसे दिखाएं, बहुत दूर है। तो अगर इन्फिनिटी पे, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे एक कनकेव मिरर को दिखाए सन से जो लाइट आ रहा है, तो सन ऑब्जेक्ट है अब हमारे लिए, सन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, उस मिरर से इन्फिनिटी पे है, ऐसा पोजीशन है। तो जब इन्फिनिटी पे होता है ना, तो इंसिडेंट रे को ऐसे पैरेलल लेके आओ, ये मतलब ये कंसिडर करना सही रहता है हमारे लिए कि अगर इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो मिरर तक पहुंचते पहुंचते वो ऐसे पैरेलल ही अपीयर होगा। ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आए इंसिडेंट रे, तो अभी हम पढ़े क्या होना है, फोकस से पास करना है, फोकस से पास करना है, ये है हमारा फोकस। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली फोकस से पास करके जाएगा, तो फोकस में इमेज बन जाएगा, सिंपल सी बात है, वही तो रूल है ना। रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करेंगे वहां पे बनेगा इमेज, ऑलरेडी देख चुके हैं प्लेन मिरर के केस में, तो यहां भी वही होना है, रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट किया वहां पे बनेगा इमेज, तो फोकस में बनेगा इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगा, इमेज एट फोकस, ये पहले पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। इसके बाद कैसा नेचर होगा उसका, सीरीज, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेस डायरेक्टली मीट कर रहे हैं या हम उसको ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करा के मीट करा रहे हैं, उसको देखो। डायरेक्टली मीट किए, डायरेक्टली मीट किए हैं, तो जब डायरेक्टली मीट करते करेंगे तो इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। बैकवर्ड एक्सटेंड करके मीट कराते तो वहां पे बनता वर्चुअल एंड इरेक्ट, डायरेक्टली मीट कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे तो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसका नेचर हो गया। अब साइज के ऊपर बात करते हैं, पॉइंट साइज्ड कैसा बनेगा, पॉइंट साइज्ड, या फिर इसको हम लिखते हैं हाईली, ये वर्ड हम लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड, क्या लिखते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। ओके, लार्ज ऑब्जेक्ट होगा पर छोटा सा पॉइंट साइज का इमेज दिखेगा, ये प्रैक्टिकली कर सकते हो। कनकेव मिरर लेना, ऐसे प्लेन आगे रख देना, सॉरी एक प्लेन पेपर आगे रख देना, सन से जो लाइट आएगा ना, देखना सन का एक छोटा सा पॉइंट साइज इमेज फिर दिखेगा उस पेपर के ऊपर। अगर पेपर को हम
वो फोकस वाले पोजीशन पे ऐसे रख देते हैं ना, तो पॉइंट साइज का इमेज दिखेगा। ठीक है, तो फोकस पे पॉइंट साइज इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, ये पहला वाला केस हो गया। क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाते हैं। कहाँ पे रखेंगे? देखो दूसरा पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। कहाँ पे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस है। सभी केसेस पे ध्यान देंगे, समझेंगे रे डायग्राम को ठीक से। ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये चलो फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो यहाँ पे है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, सब कुछ जो भी हो ऑब्जेक्ट, नाम नहीं देते, कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे। ये है ऑब्जेक्ट। दिखाएं इमेज। चलो, टॉप पॉइंट को यूज करना। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम टॉप और बॉटम को लेते हैं प्लेन मिरर में। यहाँ पे नेसेसरी नहीं, ओनली टॉप पॉइंट लो और 2 रे लेके चलो, नॉट मोर देन 2। रफ नहीं बनाना है डायग्राम को, 2 रे। एक रे से पैरेलल गया पहला। चलो, क्या होना है? अकॉर्डिंग टू द रूल फोकस से पास करके आना है। अभी भी पढ़े, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए तो फोकस से पास करके आएगा। दूसरा रे लेके चलो फोकस से होते हुए, चलो ऐसे फोकस से होते हुए इंसिडेंट हुआ। क्या होना है? सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इसको पैरेलल आना है, याद करो। अगर फोकस से पास करते हुए जाए तो ये ऐसे पैरेलल आएगा और यहाँ पे बन जाएगा इमेज इस तरह से। यहाँ पे मीट किए ना, टॉप पॉइंट से लाए हुए रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ मीट करेंगे तो वहाँ पे टॉप पॉइंट का इमेज बनेगा। ये टॉप पॉइंट का इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे दिखाए थे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के और ऐसे ले लो लाइन को, ये बन गया इमेज। इस तरह से रे डायग्राम में दिखाते हैं इमेज को। इंसिडेंट रे लिए, रिफ्लेक्ट कराए, मीट कराए, वहां पे इमेज बना। ओके, तो कहां पे बनता है इमेज? देखो, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे इमेज बनता है। कब? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनता है बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो यहाँ पे भी डायरेक्टली ही मीट किए, हम बैकवर्ड एक्सटेंड नहीं कराए हैं, तो ये बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज के ऊपर बात करते हैं तो ये डिमिनिश्ड होता है, उससे छोटा होता है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं, पॉइंट साइज नहीं, पर ये जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा ना, इमेज का साइज उससे छोटा होगा। ये साइज के ऊपर है। ओके, तो ये दूसरा केस हो गया। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। रियल इन्वर्टेड उसका नेचर होगा। और साइज के ऊपर अगर हम बात करें तो जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट साइज से इमेज का साइज जो है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला केस हो गया। अब तीसरे में चलते हैं। ऑब्जेक्ट को और पास लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आओ। तीसरा वाला केस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से फटाफट आप खुद कर सकते हो अगर समझ गए तो। ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी के ऊपर है ऑब्जेक्ट। टॉप पॉइंट से रे लेके गए पैरेलल, तो ये फोकस से होते हुए आएगा। ठीक है, अब फोकस से होते हुए जाओ, रे को लेके जाओ, तो ये ऐसे पैरेलल आएगा। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली थोड़ा ठीक से बनाना। यहाँ पे चलो रफली बनाना है तो शायद ना दिखे ऐसा, पर ये होता क्या है इस तरह से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है इमेज। ओके, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पे ही बनेगा। ठीक है, देखो डायरेक्टली मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड, यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड। ओके, और इस केस में सेम साइज बन जाता है, डिमिनिश्ड नहीं, इस केस में सेम साइज, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज सेम। तो ये एक ही केस है कनकेव मिरर के लिए जब सेम साइज इमेज हमें दिखता है, ऑब्जेक्ट इमेज साइज सेम। ठीक है, और वहीं पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही तुम्हारा इमेज बनेगा। ये तीसरा केस हो गया। अब चौथे में चलते हैं। अब और पास लेके जाओ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोर्थ में बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को रख दो बिटवीन, कहाँ पे रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे रख दो। देखो कैसा होगा,
ये कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच में कहीं पे ऐसे रख दिए ऑब्जेक्ट को, ऐसे रे लेके चले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, होता क्या है, यस फोकस से होते हुए आएगा। दूसरा रे चलो ऐसे फोकस से इंसिडेंट कराए, क्या होना है, ऐसे पैरेलल आना है, ये आएगा तो यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा इमेज बनेगा। ठीक है, उसी प्रोसेस से बना रहे हैं डायग्राम हम। कहाँ पे बनता है देखो, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट था तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बना, बिटवीन सी एंड एफ इमेज है, ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगा। डायरेक्टली मीट किए हैं, रियल इन्वर्टेड बनेगा। फिर से नेचर रियल इन्वर्टेड। साइज के बारे में बात करते हैं तो ये मैग्नीफाइड होता है और एनलार्ज्ड भी बोलते हैं इसको। मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड मतलब साइज बड़ा होगा, ओके, मैग्नीफाई होगा, बड़ा होगा साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होगा। ओके, ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट और पास लेके चलो, फिफ्थ केस, फोकस के ऊपर रख दो। ओके, बिटवीन सी एंड एफ के बाद अब ऑब्जेक्ट को लेके हम रख देते हैं एट फोकस। एट फोकस, अगर एट फोकस रखते हैं तो देखो ये हो गया कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस के ऊपर हमने रख दिया। देखो क्या होना है, ये पैरेलल गया, फोकस से होते आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक तो हम पोल पे चलो इंसिडेंट करा देते हैं, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए उसको ऐसा ही रिफ्लेक्ट होगा। तो होता क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट फोकस में है तो रिफ्लेक्टेड, सभी रिफ्लेक्टेड रेस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होंगे तो ऐसा नहीं कि मीट नहीं करेंगे, मीट करेंगे पर इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे। देखो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इंसिडेंट रेस पैरेलल आ रहे हैं। अब रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल जा रहे हैं तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे, तो इन्फिनिटी में तुम्हारा इमेज बनेगा और डायरेक्टली ही मीट करेंगे, रियल इन्वर्टेड बनेगा। डायरेक्टली मीट करते हैं, रियल इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड और हाईली एनलार्ज्ड, हाईली मैग्नीफाइड और हाईली एनलार्ज्ड। केस समझ रहे हो ना, कैसे साइज कैसे वेरिएशन हो रहा है पोजीशन के हिसाब से। तो हाईली मैग्नीफाइड, इन्फिनिटी पे जाके तुम्हारा इमेज बनेगा। तो ये 5 केसेस हो गए कनकेव मिरर के लिए, और हर केसेस में देखो कुछ कॉमन है, देखो तो कुछ कॉमन है, हाँ सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ये बात कॉमन है। तो क्या वर्चुअल नहीं बनता, बनता है। एक केस ऐसा है जब वर्चुअल बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F है, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिए हो तो उस केस में तुम्हारा जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है। देखो ये तुम्हारा मिरर हो गया, यहाँ पे है पोल, यहाँ पे है फोकस, दोनों के बीच में चलो ऑब्जेक्ट को रख दिए, ऐसा रे गया, फोकस से होते हुए आया, पोल पे इंसिडेंट कराए, ऐसे गया। अब दोनों को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे मीट करेगा। ओके, तो ये एक केस है जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, बाकी सभी केसेस में रियल इन्वर्टेड। ये एक ही केस है जब वर्चुअल इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। ओके, ये मैग्नीफाइड होता है और वर्चुअल इरेक्ट इस एक केस में होता है, कनकेव मिरर के केस में। ठीक है।